हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एचसीएस की टेस्ट सीरीज। ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड एस्टैब्लिश्ड जंजीर ए अदाल मींस चेन ऑफ जस्टिस एट आगरा फोर्ट फॉर द सीकर ऑफ रॉयल जस्टिस। बताइए, निम्नलिखित में से किसने शाही न्याय के चाहने वालों के लिए आगरा किले में जंजीरे अदाल न्याय की श्रृंखला का स्थापना की थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस आर जहांगीर, शाहजहां, अकबर और नन ऑफ देम। चेन ऑफ जस्टिस, इनमें से किसने जो है ये एस्टेब्लिश किया था? ये एस्टेब्लिश किया गया था जहांगीर के द्वारा। जहांगीर जो है ये एक मुगल एम्परर थे, ये अकबर के बेटे थे। जहांगीर के बेटे थे शाहजहां। अब हम बात कर लेते हैं इस चेन के बारे में। जहांगीर ने स्टैब्लिश किया था इसे आगरा फोर्ट में। ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे इन्होंने ये स्टैब्लिश की थी। आगरा फोर्ट में इन्होंने स्टैब्लिश की थी और ये इनके तख्त के पीछे थी, बिहाइंड द तख्त ए जहांगीर, जहां पर जहांगीर न्याय की जंजीर में चेन्स ऑफ जस्टिस जो है यहाँ पे थी। और इसमें क्या थे? इसमें 60 मेटल बेल थे। अगर किसी को भी जस्टिस चाहिए होता था विदाउट रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशन, वो इस चेन को जो है पुल कर सकते थे, पुल द चेन टू मेक द बेल रिंग, और फिर उनको जो है जस्टिस दिया जाता था। ये पर्पस था चेन ऑफ जस्टिस का। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट वाज द फर्स्ट टू साइन अ सब्सिडियरी अलायंस? निम्नलिखित राज्यों में से सर्वप्रथम सहाय संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? ऑप्शंस आर, सबसे पहले किए थे हैदराबाद ने, बंगाल, मैसूर या फिर बिहार। इसका सही आंसर क्या होगा? इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था, सब्सिडरी अलायंस के बारे में। और फुल फॉर्म मैंने एचएमटी आपको बोला था कि एचएमटी आपको याद रखना है। सबसे पहले हैदराबाद ने किए थे, फिर मैसूर ने किया था और फिर जो है तंजौर ने किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। सबसे पहले हैदराबाद के द्वारा जो है ये सब्सिडरी अलायंस साइन किया गया था। और उस टाइम पे गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल उस टाइम पे कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मीन्स किसके कॉन्सेप्ट था ये सब्सिडरी अलायंस का? ये जो है सब्सिडरी अलायंस जो है ये एक नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी थी, जिसको यूज किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो गवर्नर जनरल रहे इंडिया के 1798 से 1805 में। और इन्होंने जो है इस पॉलिसी को यूज किया ब्रिटिश एम्पायर को एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया के अंदर। और क्या होता था सब्सिडरी अलायंस? इसके तहत जो है एवरी रूलर इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो भी रूलर हैं वो एक्सेप्ट करते थे कि वो कुछ सब्सिडी पे करेंगे ब्रिटिश को। किस लिए? ताकि ब्रिटिश आर्मी वहां पे मेंटेन कर सके ब्रिटिशर्स। इसलिए जो है कुछ सब्सिडी प्रोवाइड की जाती थी ब्रिटिश को। ओके, अब आप मुझे ये बताइए कि हैदराबाद ने सब्सिडरी अलायंस जो है वो कब साइन किया था? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये साइन किया गया था 1798 में। 1798 में ये साइन किया था। आप मुझे ये भी बताएंगे कि मराठास ने ये कब साइन किया था? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है, द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी वॉज कंसीव्ड बाय, आजाद हिंद फौज के गठन की संकल्पना जो है किसने दी थी? ऑप्शंस है मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राज बिहारी बोस और नन ऑफ देम। यहाँ पे मोस्टली बच्चे जो है आंसर कर देते हैं कि सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के अंडर जो है इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो फ्लरिश हुई थी। बट जो ये आइडिया कंसीव किया था ये क्या था? मोहन सिंह ने। तो इसका सही आंसर होगा ए। ए इज द राइट आंसर। मोहन सिंह के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का आइडिया कंसीव किया गया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन मपिला रिवोल्ट टेक प्लेस? मपिला रिवोल्ट जो है वो इनमें से कौन सी रीजन में हुआ था, कौन से क्षेत्र में हुआ था? ऑप्शंस आर यूनाइटेड प्रोविंस, बंगाल, मालाबार और नन ऑफ दीज। जो मपिला रिवोल्ट हुआ था ये हुआ था मालाबार रीजन में। मपिला जो थे ये जो थे मुस्लिम टीनेंट्स थे, मुस्लिम टीनेंट्स। और इन्होंने रिवोल्ट किसके अगेंस्ट किया था? हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट। हिंदू लैंडलॉर्ड, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स के द्वारा जो है टीनेंट्स का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था। एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, इसी के रिगार्डिंग जो है ये मपिला रिवोल्ट हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये मालाबार रीजन में हुआ था, जो प्रेजेंट डे में केरला है। The Mapila revolt took place in Malabar region. The Mapilas were the Muslim tenants inhabiting in the Malabar region, where most of the landlords are Hindu. ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है?
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल? बताइए, बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के समय गवर्नर जनरल निम्न में से कौन थे? ऑप्शंस आर वॉन हॉस्टिंग, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर और नन ऑफ देम, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता ही होगा कि परमानेंट सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट जो है बंगाल में किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो इसका मतलब यही है कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल बंगाल के लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following are correct match of the name of puppetry in various state? पपेट्री जो है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो मैच है वो सही है? फर्स्ट है गोमी अट्टा। गोमी अट्टा ओडिशा में बोला जाता है पपेट्री को। सेकंड है कुंडई। कुंडई जो है वो कर्नाटका में बोला जाता है। और बोमला अट्टम तमिलनाडु में। या फिर सभी के सभी सही हैं। देखो यहाँ पे आप इजीली रिलेट करके देखिए, जो द्रविडियन लैंग्वेज है, द्रविडियन लैंग्वेज जो साउथ में बोली जाती है उसमें ये वर्ड जो है कॉमन होते हैं, जिसमें लास्ट में अट्टा या फिर अट्टम आता है। तो ये ओडिशा का नहीं हो सकता है। गोमिया अट्टा, अट्टा यहाँ पे बोला हुआ है, गोमिया अट्टा ये द्रविडियन लैंग्वेज का वर्ड है। तो ओडिशा में ये नहीं होगा। तो इस तरह से भी आप, अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता है तो इस तरह से आप आइडिया लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। गोमी अट्टा इसे बोला जाता है कर्नाटका के अंदर, कुंधई बोला जाता है ओडिशा के अंदर। तो ये दोनों जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे। बोमला अट्टम तमिलनाडु में बोला जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा सी। सी इज द राइट आंसर। ये देखिए, बोमला अट्टम बोलते हैं तमिलनाडु में, गोमी अट्टम बोलते हैं कर्नाटका में, कुंधई बोला जाता है ओडिशा में और कठपुतली बोला जाता है राजस्थान में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा है द फर्स्ट इंडियन टू वॉन एन ऑस्कर अवार्ड वाज? ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शंस आर सत्यजीत रे, ए आर रहमान, गुलजार और नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। जो फर्स्ट थे उनका नाम आपको पता होना चाहिए, उनका नाम है भानु अथय। भानु अथय जो है वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता था। और किसकी रिगार्डिंग उन्होंने जीता था? उन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम में मिला था, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन। गांधी मूवी आई थी 1982 में, उसमें उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे। और उसी की रिगार्डिंग उन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। नाम है इनका भानु अथय। आपको नाम भी याद रखना है, भानु अथय। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है नेचुरल डिजास्टर। यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको नीचे दी गई स्टेटमेंट पढ़नी है। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट में पूछा गया है नेचुरल डिजास्टर आर रिलेटिवली सडन। जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं वो एकदम अचानक से आते हैं और उनकी वजह से लार्ज स्केल और वाइड स्प्रेड डेथ और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में पूछा गया है कि जो फंगल, बैक्टीरियल और वायरल डिजीज है, जैसे कि बर्ड फ्लू है, डेंगू है या फिर कोरोना है, कोरोना वायरस है, ये सब जो है बायोलॉजिकल डिजास्टर में आती है। जी ये भी बिल्कुल सही है, ये सब बायोलॉजिकल डिजास्टर में आता है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर मोस्ट वल्नरेबल स्टेट टू अर्थक्वेक। जो ज्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं वो वल्नरेबल हैं अर्थक्वेक के। ये भी बिल्कुल सही है। ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी सही है? तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको नीचे दी गई स्टेटमेंट देखनी है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडिया हैज लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। भारत में विश्व का सबसे बड़ा सड़क जाल है। ये स्टेटमेंट गलत है। इंडिया में जो है सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है वर्ल्ड का। नंबर 1 पे यूएसए में है, यूएसए। नंबर 2 पे इंडिया में है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो बी और डी आपके हो जाएंगे एलिमिनेट। तो यहाँ से क्या है कि सेकंड स्टेटमेंट तो सही है ही। सेकंड स्टेटमेंट हम वैसे देख लेते हैं। इसमें है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लिंक दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवे। ये बिल्कुल सही है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है वो लिंक करता है दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली को किससे? 6 लेन सुपर हाईवे से। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड हम देखेंगे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लेंथ 7000 किलोमीटर लॉन्ग एंड कनेक्ट श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। ये जो है ये भी रॉन्ग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड। जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उसकी लेंथ 7000 किलोमीटर नहीं है, उसकी लेंथ है 4076 किलोमीटर लॉन्ग। और ये कनेक्ट करती है श्रीनगर और कन्याकुमारी को।
ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही होगी, बाकी फर्स्ट और थर्ड जो है वो गलत है। फर्स्ट इसलिए गलत है क्योंकि इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, यूएसए फर्स्ट पे है। थर्ड इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे 7000 किलोमीटर दिया है, लेकिन ये 4076 किलोमीटर लॉन्ग है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट हैव एनुअल रेनफॉल बिटवीन 50 टू 100 सेंटीमीटर। कि जो सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वहां पे एनुअल रेनफॉल जो है वो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ड्योदर और इंडियन चेस्टनट जो है वो इम्पोर्टेंट स्पीसीज है वेट टेम्परेट फॉरेस्ट की। तो ये भी बिल्कुल सही है, जो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट है वहां पे पाया जाता है देवदार और इंडियन चेस्टनट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट आर मेनली कंपोज्ड ऑफ कोनिफेरस स्पीसीज। जो मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट है यहाँ पे मेनली क्या होता है, कोनिफेरस स्पीसीज होती हैं। बिल्कुल सही है ये भी। कोनिफेरस, इस तरह की जो ट्री होते हैं इन्हें कोनिफेरस बोला जाता है। ये इनके स्ट्रक्चर ऐसे इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है आइस जो है वो गिरती है। आइस ताकि इन पे ना रहे लॉन्ग टाइम के लिए, इनकी स्ट्रक्चर इसलिए ऐसी होती है। आइस जो है वो इनसे नीचे फॉल हो जाती है। इन्हें जो है कॉनिफेरस, ये इस तरह की स्पीसीज को कॉनिफेरस स्पीसीज बोला जाता है। और ये कहाँ पाई जाती हैं, मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट में ये पाई जाती हैं। ओके, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें सभी की सभी स्टेटमेंट सही है, 1, 2 एंड 3। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है आपके पास, आयरन और निकल Fe और Ni आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द इनर कोर ऑफ द अर्थ। इनर कोर, अर्थ आपको पता ही है, कोर, मेंटल और क्रस्ट इसमें होता है। और जो कोर होता है इसमें भी आउटर कोर और इनर कोर होता है। जो इनर कोर है उसके अंदर जो है सबसे ज्यादा मात्रा होती है आयरन और निकल की। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, जो ओशियनिक क्रस्ट होती है वो ग्रेनाइट से बनी होती है। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका रॉन्ग। जो ओशियनिक क्रस्ट है वो ग्रेनाइट से नहीं बनी होती है, वो बनी होती है बेसोल्ट से। ओशियनिक क्रस्ट बेसोल्ट से बनी होती है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो बनी होती है ग्रेनाइट से। बेसोल्ट जो है वो ज्यादा डेंस होता है कंपेयर टू ग्रेनाइट, इसीलिए जो ओशियन बेसोल्ट से होता है और कॉन्टिनेंट जो है वो ग्रेनाइट से बना होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है, तो यहाँ से हम इन्हें एलिमिनेट कर पाएंगे। और थ्री तो वैसे भी फोर के फोर स्टेटमेंट में है, तो ये इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आपको फर्स्ट सही हो गया है तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बट हम देख लेते हैं कि थर्ड स्टेटमेंट में क्या मेंशन है। थर्ड में मेंशन है, ओल्वाइन गेट कन्वर्टेड इनटू बेसोल्ट। कि जो ओल्वाइन है वो कन्वर्ट होता है बेसोल्ट के अंदर, और बेसोल्ट जो है वो कन्वर्ट होता है एंडेसाइट के अंदर हीटिंग करने पर, ऑन हीट। ओके, जब इनको गर्म किया जाता है, जब ओल्वाइन को गर्म करेंगे वो बेसोल्ट में कन्वर्ट होगा, और जब बेसोल्ट को गर्म किया जाएगा तो वो एंडेसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा 1 एंड 3, बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ भी आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, ओशियानिक क्रस्ट इज ऑलवेज हैवियर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एज इट इज मेड अप ऑफ बेसोल्ट। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो ओशियानिक क्रस्ट है वो बेसोल्ट से बनी होती है। ऑन द अदर हैंड जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो ग्रेनाइट से बनी होती है। और जो बेसोल्ट होता है वो ज्यादा डेंस होता है, और डेंस होगा तो मीन्स वो हैवियर होगा। और हैवी होने की वजह से क्या होता है, ओशियन क्रस्ट ऑलवेज हैवियर। यस, ये जो है हैवियर होगी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो ग्रेनाइट से बना होता है, और बेसाल्ट जो है वो ग्रेनाइट से ज्यादा हैवियर होता है, ज्यादा डेंस होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड है, जो ओशियनिक क्रस्ट है वो सबडक्ट करती है अंडर द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑन कोलिजन। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हमने देखा कि जो ओशियनिक क्रस्ट है वो बनी है बेसोल्ट से, और कॉन्टिनेंटल जो है वो बनी है ग्रेनाइट से। और जो बेसोल्ट होता है वो हेवियर होता है, वो डेंसर होता है। तो आपको पता ही है, अगर लाइट और डेंस आपस में टकराएंगे तो जो डेंस है वो नीचे रहेगा, वो सबडक्ट करेगा। ओके, और वो जो लाइट है वो ऊपर रह जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है।
सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है एंडीज माउंटेन जो है साउथ अमेरिका में, वो एग्जाम्पल है ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस का। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट ही आपसे पूछी गई है, तो 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। अब आप मुझे बताएंगे जो हिमालयन माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन वो किसका एग्जाम्पल है? जैसे यहाँ पे बात की गई है एंडीज माउंटेन, ये एग्जाम्पल है ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस का। आप मुझे बताएंगे कि हिमालयन माउंटेन किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन में आपको दिया जाएगा कि ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। सेकंड दिया जाएगा कॉन्टिनेंट 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 कन्वर्जेंस, या फिर ओशियन 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 कन्वर्जेंस तो नहीं हो सकता है, या फिर दोनों का मिक्सचर है और नन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप मुझे बताएंगे कि हिमालयन माउंटेन कैसे फॉर्म हुए थे? ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जन से हुए थे, या फिर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जन से हुए थे, या फिर दोनों का ही मिक्सचर है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? क्या इसका सही आंसर होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है आपसे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास, अकॉर्डिंग टू वेगेनार, वेगेनार के अकॉर्डिंग जो शियालिक कॉन्टिनेंट है वो लाइटर होते हैं और फ्लोट करते हैं किसके ऊपर? डेंसर सीमा के ऊपर। यहाँ पे सियाल का मतलब क्या है? सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा जो है इनमें सबसे ज्यादा होती है, सिलिका और एल्यूमिनियम। और सीमा का मतलब क्या है? सीमा का मतलब है सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम। तो वेगनार ने एक थ्योरी दी थी जहां पे उन्होंने क्या कहा था कि सियालिक कॉन्टिनेंट जो है वो लाइटर है और वो जो फ्लोट करते हैं किसके ऊपर? डेंसर सीमा के ऊपर। ये जो है प्लेट टेक्टोनिक का कॉन्सेप्ट है, प्लेट टेक्टोनिक्स। आपको पता ही है कि ये जो है लाइटर सीमा के ऊपर जो है हमारे कॉन्टिनेंट मूव करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि जो हमारे कॉन्टिनेंट है वो कांस्टेंट है, ये मूव करते रहते हैं, और ये कॉन्सेप्ट है प्लेट टेक्टोनिक्स का। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। जो वेगनार के द्वारा दिया गया था, अकॉर्डिंग टू वेगनार जो सियालिक कॉन्टिनेंट है वो लाइटर होते हैं और वो फ्लोट करते हैं डेंसर सीमा के ऊपर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में है जो पेंजिया है, पेंजिया जो है वो ब्रोक किया था गोंडवाना लैंड टू द साउथ एंड लोरेशिया इन द गोंडवाना लैंड टू द नॉर्थ एंड लोरेशिया टू द साउथ ऑफ द टिथिस। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? पेंजिया क्या है? ये पहले जो है हमारी अर्थ पूरी एक जगह पे सारे कॉन्टिनेंट्स थे, बाद में जो है जैसे कि हमें पता है कि प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ये मूव करते रहते हैं, तो दूरी बना ली थी इन्होंने। और इसमें जो है जो नॉर्थ में था उसको लोरेशिया बोला जाता था, लोरेशिया, लोरेशिया। तो यहाँ पे ने वाइस वर्सा दिया हुआ है, गोंडवाना लैंड जो है वो साउथ में, साउथ पार्ट को गोंडवाना लैंड बोला गया और लोरेशिया बोला गया नॉर्थ को। ओके, तो यहाँ पे गलत दिया गया है, ये वाइस वर्सा दिया गया है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाएगी। थर्ड में आपको बोला गया है जो टाइडल फोर्सेस होती हैं इज ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सन दैट डेवलप टाइड्स इन द ओशियनिक वाटर। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। टाइडल फोर्स में क्या होता है? ये टाइडल फोर्स होती है मून और सन के अट्रैक्शन की वजह से जो टाइड्स बनती हैं ओशियनिक वाटर में। ओके, यहाँ पे क्या हमने पढ़ा भी है इस कॉन्सेप्ट को, लो टाइड होती है, हाई टाइड होती है, ये किस वजह से बनती है? इसमें जो है मून और सन की अट्रैक्शन का जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके साथ साथ जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का भी रोल रहता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, 1 एंड 3 आर करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट ही आपसे पूछा गया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 एंड 3 इसका सही आंसर होगा। Now move to the next question. Next में पूछा गया है which voting system is followed by World Trade Organization WTO? बताइए WTO के द्वारा जो है कौन सा वोटिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है? ऑप्शंस आर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वेटेड वोटिंग, वन कंट्री वन वोट और प्लूरैलिटी वोटिंग। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है WTO के द्वारा फॉलो किया जाता है वन कंट्री वन वोट सिस्टम। ऑन द अदर हैंड जो IMF जैसी बॉडी है उनके द्वारा जो है उनके द्वारा जो है फॉलो किया जाता है वेटेड वोटिंग सिस्टम। ओके, WTO के द्वारा कौन सा फॉलो किया जाता है? वन कंट्री वन वोट। देखिए यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉलो करता है वन कंट्री एंड वन वोट सिस्टम, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है लाइक वर्ल्ड बैंक और IMF वो फॉलो करती हैं वेटेड वोटिंग सिस्टम। वेटेड वोटिंग सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे उस कंट्री को जो है ज्यादा वोटिंग पावर दी जाती है जो ज्यादा फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करती है इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर, उसे बोला जाता है वेटेड वोटिंग सिस्टम। और WTO फॉलो करता है वन कंट्री वन वोट सिस्टम, ये तो आप नेम से ही देख सकते हैं कि एक कंट्री एक वोट। ओके, ये तो इजी है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछा गया है, शंकर गुरु कमेटी जो है वो सेटअप की गई थी किस इशू को एड्रेस करने के लिए, आपको ये बताना है। ऑप्शंस आर रेगुलेटिंग मार्केट्स, फ्यूचर ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चर गुड्स, ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, और बोथ A एंड B। इसका सही आंसर क्या होगा? शंकर गुरु कमेटी आपसे पूछी गई है। शंकर गुरु कमेटी जो है वो सेटअप की गई थी 2001 में, और किस लिए की गई थी? एड्रेस करने के लिए द इशू ऑफ रेगुलेटेड मार्केट के इशू को सॉल्व करने के लिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या है? 65 का सही आंसर है ए, रेगुलेटेड मार्केट, इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है हु पब्लिश द होलसेल प्राइस इंडेक्स, बताइए होलसेल प्राइस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? WPI। ऑप्शंस आर लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका सही आंसर है ये पब्लिश किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। सी इसका सही आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के ऑफिस के अंडर ये किसके अंडर आता है? ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ये जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो रिस्पॉन्सिबल है होलसेल प्राइस इंडेक्स रिलीज करने के। तो सिंपली मिनिस्ट्री भी पूछी जा सकती है, डिपार्टमेंट भी पूछा जा सकता है, और ऑफिस भी पूछा जा सकता है। तो तीनों आपको पता होने चाहिए। कौन रिलीज करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स? ये जो है किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, जो किस डिपार्टमेंट में आता है? ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंडर आता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का पार्ट है। ओके, साथ ही साथ आप मुझे बताएंगे CPI कौन रिलीज करता है? मींस कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स आपको बताना है। ओके, CPI आप बताएंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कंसीडरिंग द लॉ ऑफ डिमांड, द डिमांड कर्व ऑफ अ गुड इज, बताइए किस तरह से होती है? अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो जो डिमांड कर्व है गुड्स की वो किस तरह से होगी? ऑप्शंस आर अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, एक हॉरिजेंटल लाइन होगी जो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस यहाँ पे आपकी एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है। तो इन्होंने बोला है कि हॉरिजॉन्टल होगी एक्स एक्सिस के, लास्ट में है कि ये वर्टिकल होगी वाई एक्सिस के, या फिर डाउनवर्ड होगी, या फिर ये अपवर्ड होगी, बताइए इसका सही आंसर क्या है? यहाँ पे आपका होता है प्राइस, और ये होती है क्वांटिटी, और ये जो है डिमांड का कर्व होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये जो है ये होते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है लो ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग। डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होती है। तो बी इसका सही आंसर होगा। मैं आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू ज्यादा बेटर वे में बताती हूँ, पिक्चर भी मैंने लगाया है, पिक्चर के थ्रू बेटर समझ आएगा आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर और बाकी सारी चीजें इक्वल हैं तो प्राइस जो है, इफ द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीज, यदि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी जो है डिमांड जो है वो फॉल हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले जो है यहाँ पे प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा है, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गई, और प्राइस और ज्यादा बढ़ा तो डिमांड और ज्यादा कम हो गई। ओके, तो इस तरह से ये जो है डाउनवर्ड स्लोप होता है, जितना कम प्राइस होगा उतनी ज्यादा उसकी डिमांड होगी, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड जो है वो घटती चली जाती है। देखो यहाँ पे ज्यादा है फिर ये और कम हो गई, इस तरह से ये डाउनवर्ड स्लोप होता है डिमांड का। ओके, therefore demand curve of a good is downward sloping line relating to the price and quantity demanded. Okay, ये quantity demand जो की जा रही है और with respect to price इसका downward slope होता है।
आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, अनएम्प्लॉयमेंट इज सिचुएशन इन विच, बेरोजगारी वह परिस्थिति है जिसमें क्या होता है। फर्स्ट कंडीशन है, अ पर्सन इज नॉट एबल टू गेट अ जॉब, एक व्यक्ति को नौकरी पाने में असमर्थ होता है वो। सेकेंड है, अ पर्सन इज नॉट वर्किंग फॉर सम पार्ट ऑफ द ईयर, कुछ समय के लिए वो कार्य नहीं करता है। या फिर अ पर्सन विलिंग टू वर्क बट इज अनेबल टू गेट अ जॉब, एक व्यक्ति कार्य करना चाहता है लेकिन वो उसके पास कार्य नहीं है। ओके, अनेबल टू गेट अ जॉब। एंड लास्ट है, अ पर्सन इज वर्किंग बट नॉट एम्प्लॉयड इन अ वर्क ही लाइक्स, मीन्स वो कार्य कर रहा है बट वो जिस फील्ड में करना चाहता है उस फील्ड में नहीं कर रहा है। तो क्या है अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन आप सभी को पता होगी। यदि एक व्यक्ति कार्य करना चाहता है लेकिन उसके पास जॉब नहीं है, उसे अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। ओके, ये जो है कुछ समय के लिए एक तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है, और ये भी दूसरी तरह की जो है अनएम्प्लॉयमेंट है। ये अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप है, और ये जो है ऐसा नहीं होता है कि पर्सन को जो भी अगर वो करना करना चाहता है और नहीं मिल रही है, ये डेफिनेशन होती है अनएम्प्लॉयमेंट की। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें क्या होता है, बच्चे जो है फर्स्ट को ही पढ़ के कई बार जो है इसका आंसर कर देंगे कि पर्सन नॉट एबल टू गेट अ जॉब, लेकिन आपको पूरे पढ़ने हैं और जो बेस्ट वे में डिफाइन करे तो वो यही होगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे इंडिविजुअल जो है वो कार्य करना चाहता है लेकिन अनेबल होता है टू गेट अ जॉब। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती हैं, जैसे कि टेम्पररी, क्रॉनिक और स्ट्रक्चरल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इफ, कब जो है चीफ मिनिस्टर जो है स्टेट के वो एलिजिबल नहीं होते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट करने के लिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि यदि वो खुद ही एक कैंडिडेट हो, या फिर ही इज येट टू प्रूव हिज मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में उन्हें अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी हो, या फिर ही इज द मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, और लास्ट ही इज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर। तो यदि आपको पता है कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन कौन कर सकता है, यहाँ पे अपर हाउस क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल का तो कोई रोल ही नहीं होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो आप इस तरह से इसका आंसर कर पाएंगे। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि वो मेंबर है अपर हाउस के, मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्टेट लेजिस्लेचर में, तो वो जो है एलिजिबल नहीं होते हैं वोट करने के। हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन में मेंशन किया गया है कि जो प्रेसिडेंट हैं उनको इलेक्ट किया जाता है एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, जिसमें कौन कौन होता है, उसमें इलेक्टेड मेंबर होते हैं बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में क्या आता है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की ये भी ध्यान रखना है आपको। सभी मेंबर नहीं होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, मीन्स नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर कर सकते हैं दोनों हाउसेस के, राज्यसभा और लोकसभा के। और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स एंड टू यूटी, वो दो यूटी कौन सी है जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो है दिल्ली और पुडुचेरी। ओके, ये सब जो है वो इलेक्टेड, यहाँ भी क्या मेंशन है, इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के, स्टेट्स की और टू यूटीज की, यहाँ के भी इलेक्टेड मेंबर जो है वो वोट कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ आप इजीली आंसर कर पाएंगे इसका, कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते यदि वो मेंबर है अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो वोट नहीं करता है प्रेसिडेंट इलेक्शन में, सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली करती है, और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी सिर्फ इलेक्टेड मेंबर करते हैं। ओके, आई होप यू गेट द क्लैरिटी। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ भी आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास, द प्राइम मिनिस्टर इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं, जो नॉमिनल है वो होते हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। सेकंड है द प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनको इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। यहाँ पे इलेक्टेड वर्ड जो है वो रॉन्ग है, इनको अपॉइंट किया जाता है,
अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, इलेक्ट नहीं किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाएगी। और आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट, यहाँ पे केयरफुल रहना है आपको। इनकरेक्ट स्टेटमेंट उन ऊपर दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी है? तो दोनों ही इनकरेक्ट है, सही आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉम्पोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये इलेक्शन कमीशन की रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी गई है, तो बताइए, अभी देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है, द इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। जो इलेक्शन कमीशन होती है उसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और कुछ अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगी। सेकंड में पूछा गया है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स कैन वेरी द स्ट्रेंथ ऑफ द अदर इलेक्शन कमिश्नर अकॉर्डिंग टू द एग्जिजेंसीज ऑफ द टाइम। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये पावर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास नहीं होती है, ये होती है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जो है वो वेरी कर सकते हैं स्ट्रेंथ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की। ओके, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी रॉन्ग। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में पूछा गया है द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। की जो कंडीशन होती है सर्विस की इलेक्शन कमिश्नर की, उनको डिटरमाइन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? जो गलत नहीं है, गलत नहीं है मतलब जो सही है, ट्रू स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है, तो सही कौन सी है? फर्स्ट और थर्ड जो है वो सही स्टेटमेंट है, 1 and 3। सेकेंड जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है आपको कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूपीएससी। यूपीएससी के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी गई है, तो आपको बताना है इनमें कौन सी सही है और कौन सी गलत स्टेटमेंट है। फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट है द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द यूपीएससी इज 11। की जो टोटल स्ट्रेंथ है यूपीएससी की वो 11 है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये वेरी करती रहती है 9 to 11 के बीच में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगी आपकी गलत। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है द पार्लियामेंट डिटरमाइन द कॉम्पोजिशन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी की जो कॉम्पोजिशन होती है वो डिटरमाइन की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा। ये भी गलत है, ये डिटरमाइन की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट के द्वारा जो है डिटरमाइन की जाती है, पार्लियामेंट के द्वारा नहीं की जाती है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर ऑफ यूपीएससी मिनिमम एज जो है वो 45 ईयर होती है, जो कि मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये भी गलत है, ऐसा कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। कंडीशन जो है यूपीएससी का मेंबर होने की ये है कि कम से कम 10 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो यूपीएससी में हो या स्टेट पीसीएस में हो। ओके, 10 ईयर का एक्सपीरियंस की कंडीशन जो है वो मेंशन है, बट 45 ईयर का कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो यहाँ दी गई तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है गलत है, और आपसे पूछा भी गया है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो 1, 2 and 3 ऑल आर इनकरेक्ट। आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन में देखो मेंशन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ भी ऐसा डिफाइन नहीं है कि टोटल स्ट्रेंथ क्या होगी यूपीएससी की। ये यूजुअली वेरी करती रहती है 9 to 11 मेंबर्स के बीच में, और जो कॉम्पोजिशन है यूपीएससी की उसे डिटरमाइन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और कोई ऐसी क्वालिफिकेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। सिर्फ मेंशन क्या है कि यूपीएससी यूपीएससी एक्सेप्ट दैट 1/2 ऑफ द मेंबर ऑफ द कमीशन should be such person who has held office for at least 10 year either under the government or state। okay, सिर्फ यही कंडीशन है कि यूपीएससी में कम से कम हाफ मेंबर जो है ऐसे होने चाहिए जिन्होंने सर्विस दी है कम से कम 10 साल की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या फिर स्टेट में। ओके, सिर्फ यही कंडीशन मेंशन है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। अभी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास इट्स मेंबर्स आर अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी हैविंग प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरपर्सन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी, ये बिल्कुल सही है। इसके मेंबर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं किसकी रिकमेंडेशन पे? एक कमेटी की, जिसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। बाकी और कौन कौन होते हैं?
इसमें जो है जो चूज करते हैं इसको इसमें होते हैं प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, और ऑपोजिशन लीडर होते हैं लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर। देखिए यहाँ पे आपको मेंशन है कि जो मेंबर होते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के, उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, किसकी रिकमेंडेशन पे, एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे, जिसमें जो है प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं लोकसभा के, और साथ ही साथ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिनको नॉमिनेट किया गया होता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। सेकंड में पूछा गया इस मेंबर शुड बिलोंग टू आइदर लोकसभा और राज्यसभा, कि जो मेंबर हैं वो या तो लोकसभा से होने चाहिए या फिर राज्यसभा से। नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है, वो मेंबर नहीं होते हैं, ना लोकसभा के मेंबर होते हैं ना राज्यसभा के मेंबर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे द कमीशन कैन ऑर्डर इंक्वायरी इनटू अ मैटर ओनली विद प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ऐसा नहीं होता है, जो भी इम्पोर्टेंट मैटर होता है और वो सुओ मोटो भी इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं, मीन्स अपने आप भी जो है वो उस मैटर में जो है इंक्वायरी कर सकते हैं, इंक्वायरी ऑर्डर कर सकते हैं। तो थर्ड भी रॉन्ग है, इनकोरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है, तो इनकोरेक्ट हो जाएंगी सेकंड एंड थर्ड। वैसे भी अगर आपको सिर्फ यही पता है कि फर्स्ट करेक्ट है तब भी आप आंसर कर पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले जो ऑप्शन है आप उनको एलिमिनेट करेंगे तो आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। सेकंड एंड थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। हम इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सेकंड में है कि इट्स मेंबर शुड नॉट बी, नहीं होना चाहिए, और वहां पे मेंशन है कि वो मेंबर होना चाहिए लोकसभा या फिर राज्यसभा का, लेकिन यहाँ पे है कि शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ना तो वो पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए और ना ही वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की। ओके, मीन्स गलत स्टेटमेंट सेकंड आपको दी हुई थी। और थर्ड है द कमीशन कैन ऑर्डर इंक्वायरी इनटू एनी मैटर इफ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड ऑन इट्स ओन। अपने आप ही वो इंक्वायरी ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, वहां पे मेंशन था कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर से करते हैं, तो वो वाली स्टेटमेंट भी आपकी गलत थी। तो सेकंड एंड थर्ड जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है which of the following were included in the recommendation made by बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी किसके रिगार्डिंग थी? ये जो है डेमोक्रेसी डिसेंट्रलाइजेशन के रिगार्डिंग थी, मीन्स पंचायत को जो है पावर देने के रिगार्डिंग ये कमेटी थी। तो बताइए इनकी रिकमेंडेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं। ऑप्शन फर्स्ट है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये तो बिल्कुल सही है, डेमोक्रेटिक का डिसेंट्रलाइजेशन इन्होंने सजेस्ट किया था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थ्री टीयर्स की एस्टेब्लिशमेंट भी इन्होंने जो है सजेस्ट की थी, वो है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और नगर पालिका। ये गलत हो जाता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। जिला परिषद इन्होंने सजेस्ट किया था, नगर पालिका नहीं है इसमें। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो गए बच्चे, इसको जो है सही कर सकते हैं कि यस इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया था थ्री टीयर स्ट्रक्चर का, बट आगे जो है इन्होंने गलत कर दिया, ग्राम पंचायत पंचायत समिति तक सही है बट नगर पालिका नहीं, वो जिला परिषद है। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी हो जाएगी रॉन्ग। थर्ड है पंचायत समिति एज द एग्जीक्यूटिव बॉडी, उन्होंने सजेस्ट किया कि पंचायत समिति को जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाया जाए, तो ये भी बिल्कुल सही है। फर्दर डेवोल्यूशन ऑफ पावर इन द नियर फ्यूचर, कि आने वाले समय में फर्दर डेवोल्यूशन होना चाहिए पावर का, ये भी इन्होंने सजेस्ट किया था। तो क्या सही होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? सेकंड इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकंड को अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो सही आंसर पे आ जाएंगे 1, 3 एंड 4। सी इज द राइट आंसर। ये देखिए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन्होंने बताया था, बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन में क्या क्या मेंशन था? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, थ्री टीयर एस्टेब्लिशमेंट वो है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायत समिति जो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, फर्दर डेवोल्यूशन होगा पावर का आने वाले फ्यूचर में। तो ये सभी स्टेटमेंट जो है सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है आर्टिकल 12 to 35 इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट। ओके, यहाँ पे आर्टिकल बिल्कुल सही दिए गए हैं कि आर्टिकल 12 से 35 तक जो है वो फंडामेंटल राइट है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन वो पार्ट 4 में नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये है पार्ट 3 में। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये डील करता है फंडामेंटल राइट के साथ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाएगी, फोर्थ में नहीं है, फोर्थ में डीपीएस में है।
डीपीएसपी। थर्ड में है फंडामेंटल राइट, और नेक्स्ट है दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। नो, फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसेबल होते हैं, डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसेबल होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट इनकोरेक्ट है, तो बोथ आर इनकोरेक्ट, सही आंसर होगा इसका सी। ओके, यहाँ पे देखिए सी इसका सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन में मेंशन है कि आर्टिकल 12 से 35 पार्ट 3 के कॉन्स्टिट्यूशन के जो डील करते हैं फंडामेंटल राइट के साथ, और फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसेबल होते हैं नेचर में। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट पर्सन कैन अप्रोच टू द कोर्ट। यदि फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो पर्सन जो है वो कोर्ट में जा सकता है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।